जय हिंद दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम त्रिभुज पढ़ाने वाले हैं। आज हम त्रिभुज का A to Z बताएंगे। त्रिभुज की एक भुजा से लेकर तीनों भुजाएं, तीनों कोण और क्षेत्रफल, सब कुछ आज त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी, त्रिभुज की माध्यिका, लंब केंद्र, सब कुछ बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के बाद आपको त्रिभुज की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको त्रिभुज कहीं दूसरी जगह से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से सक्सेस विस्टा चैनल को देखते रहिए और लाइक एंड शेयर करते रहिए। हम आपके लिए प्रतिदिन, चाहे मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इतिहास हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे सब्जेक्ट इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले हैं। बस आप सपोर्ट करते रहिए सक्सेस विस्टा चैनल को। और आइए हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज की। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। हम ये मान के शुरू करेंगे आपको त्रिभुज का ABCD भी नहीं आता है, वहां से शुरू करेंगे। आज इसी वीडियो के अंदर त्रिभुज पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो बस आप वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले त्रिभुज का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले त्रि से मीन हो गया 3 और भुज का मीन्स हो गया भुजाएं। यहीं से शुरुआत करते हैं। 3 भुजाएं अर्थात ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन वह भुजाएं ऐसा नहीं कि कोई सी भी 3 भुजाएं बना दें त्रिभुज हो गया, नहीं। त्रिभुज का मीन्स 3 तो भुजाएं होंगी लेकिन क्लोज्ड आकृति होगी, बंद आकृति। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो बस सबसे पहले अब आप किसी भी तरीके का एक त्रिभुज बना दीजिए। ये A, B और C, बस 3 भुजाएं हैं यहाँ पे, 1 2 3, और ये बंद आकृति है, कहीं से भी खुली हुई नहीं है, तो बस इसी को कहते हैं त्रिभुज। ये तो हो गई इसकी बेसिक बात। अब हम बताते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाएं जब आपस में मिलेंगी तो 2 भुजाएं जहां भी कहीं मिलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। 2 भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर 3 भुजाएं मिल रही हैं तो कितने कोण बनेंगे? 3 कोण बनेंगे। अर्थात त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं? त्रिकोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। अब बस इसी के आधार पे, कोणों के आधार पे और भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के कई प्रकार हैं, उसी के आधार पे उसकी प्रॉपर्टी है, उसी के आधार पे उनका क्षेत्रफल है, सब कुछ अलग अलग है। अब आइए हम सबसे पहले त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? आइए पहली प्रॉपर्टी आपको लिखना है। त्रिभुज की तीनों कोणों का, ये 3 कोण हैं A, B और C, तीनों कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है? तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 होता है। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, बस अगर त्रिभुज है तो याद रखिए तीनों कोणों का योग 180 होगा। इसे आप बना सकते हैं, इसको आप सेट स्क्वायर वगैरह और प्रकार वगैरह से आप आसानी से इसको बनाइए। एक पैमाना लीजिए, पैमाने के थ्रू आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों कोणों का योग 180 ही आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, A, B और C एक त्रिभुज है। अगर हम इसकी कोई सी भी भुजा को आगे बढ़ा दें, मान लो हमने ये AB को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो एक कोण बन के आएगा ये वाला कोण। किसी भी भुजा को आगे बढ़ाएंगे, इसे बढ़ाएंगे तो ये कोण बन के आएगा, इसे बढ़ाएंगे तो ये बन के आएगा। बस, तो इसी कोण को कहते हैं बहिष्कोण। बहिष मीन्स होता है बहिष्कोण। थोड़ी संस्कृत भाषा का यूज है इसलिए थोड़ा हाई लग रहा होगा। वैसे बहिष का मीन्स होता है बाहर, कोण का मीन्स होता है कोण। जो बाहरी कोण बन गया है इस भुजा को आगे बढ़ाने से, उसी को कहते हैं बहिष्कोण। बस इतनी सी बात है। हमने अभी आपको बताया बहिष्कोण। जैसे अगर हमने AB भुजा को आगे बढ़ाया और इसको मान लिया D तक बढ़ा दिया, तो एक कोण बन गया CBD, अर्थात ये इसी को बहिष्कोण हमने बताया अभी आपको, इसी को बहिष्कोण कहते हैं। तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे दूर अंतःकोण और इससे दूर, अंतःकोण कौन से हो गए? ये 3 हो गए अंतःकोण। अंतः मीन्स अंदर के कोण, और इससे दूर ये तो इससे पास हो गया, मीन्स ये और ये। तो इस कोण की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? CBD, मतलब CBD ये हमेशा किसके बराबर होगा? जो दूर अंदर वाले कोण हैं इनके योग के बराबर, कोण A प्लस कोण C। बस ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही अगर आप इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा। ऐसे ही इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर का मीन्स इससे दूर है वो,
अंतः कोण का मीन्स अंदर के तीनों कोण हैं। सुदूरवर्त इसलिए लग रहा है क्योंकि इससे दूर है, तो इससे दूर ये दोनों, ये तो पास है। तो आप याद रखिए जो बहिष्कोण होता है ये हमेशा सुदूर अंतः स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। आइए दोस्तों अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। आप ये प्रॉपर्टी घर पे भी चेक कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, 3 लकड़ियां लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी AB, BC और AC, और उनको मिलाइए। जैसे अगर हमने इसे 5, इसे 4 और इसको 3 कर दिया। अब आप देखेंगे अगर आप किन्हीं 2 भुजाओं का योग करेंगे, जैसे मान लो हमने 5 और 3 को जोड़ लिया, 5 और 3, ये कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये हमेशा तीसरी वाली वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। मीन्स देखेंगे आप ये 4 से बड़ा आया इसका योग। ऐसे ही अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 4 + 3, ये हमेशा 5 से बड़ा आएगा, 7 हो गया। ऐसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये 3 से बड़ा है। कहने का मीन है आप अगर किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो उन 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, तभी आपका त्रिभुज बनेगा। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर लिख देता 1 और यहाँ पे लिख देता 2, तो ये त्रिभुज बन ही नहीं पाता। आप देखेंगे 2 और 1 3, 2 भुजाओं का योग इससे तीसरी से छोटा हो गया। तो आप कभी बना के देखना घर पे, 1 मीटर की एक लकड़ी लेना, 1 2 मीटर की लेना, 1 4 मीटर की लेना, आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। क्योंकि त्रिभुज का तभी बनेगा किन्हीं 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी, किन्हीं 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी, किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। बस ये है। ये आप घर पे भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप 3 लकड़ियां लीजिए अलग अलग लंबाई की, और एक बार ऐसी लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, तो इन 2 भुजाओं का योग इससे छोटा है तो वह त्रिभुज नहीं बनेगा। और यहाँ पे अगर 5 मीटर कर देंगे आप, 5 मीटर और इसे 3 मीटर, अब देखेंगे आप दोनों भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है, किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है, अब त्रिभुज बन जाएगा। ये प्रैक्टिकल आप घर पे करेंगे तो आराम से आपको ये प्रॉपर्टी रटना नहीं पड़ेगी, ईजिली याद हो जाएगी। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। बस आप ये दोनों प्रॉपर्टी हैं। और त्रिभुज की हमने पहली प्रॉपर्टी बताई थी, तीनों अंदर के कोणों का योग हमेशा 180 होता है। और हमने दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी, बहिष्कोण का योग हमेशा सुदूर अंतः स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने बताई है, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चौथी प्रॉपर्टी हमने बताई है, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो त्रिभुज की ये 4 प्रॉपर्टी है। अब आइए त्रिभुज की कुछ माध्यिका और लंब केंद्र वगैरह देखते हैं त्रिभुज का क्या होता है। आइए दोस्तों हम त्रिभुज के 4 केंद्र और देखेंगे। एक होता है केंद्रक, दूसरा होता है लंब केंद्र, तीसरा होता है अंतः केंद्र, और चौथा होता है परिकेंद्र। ये 4 केंद्र हम देखेंगे। आपको ये इस तरीके से समझाएंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल इजीली फिट हो जाएगा और लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कुछ भी बहुत बड़ी बला नहीं है। केंद्रक का सीधा सा मीन है, त्रिभुज है ये हमारा ABC, हमारा एक त्रिभुज है AB। अब कोई अगर भुजा है, अगर आपसे कोई कहे कि किसी भुजा का मध्य बिंदु क्या होगा, अगर हमने मान लिया ये भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो आप कहोगे मध्य बिंदु का मतलब इसे 2 भागों में बराबर बराबर बांट दो। मतलब अगर हमने इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो बस ये हमारा क्या हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु हो गया। वह बिंदु जो भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे उसी को मध्य बिंदु कह देते हैं। बस इतनी सी बात है। अब BC भुजा का मध्य बिंदु क्या हो गया, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये भी मध्य बिंदु हो गया। सेम ऐसा है इस भुजा में, AC को 2 बराबर भागों में बांट दो, वही उसका मध्य बिंदु हो जाएगा जो इसे 2 बराबर भागों में बांट दे। अब बस इन्हीं
अब जो हमारे मध्य बिंदु हमें हर भुजा का मिल गया है। अब जो हमारे इन भुजाओं के सामने वाले कोण हैं, जैसे इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ए कोण है। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, सी कोण है। तो बस इन्हीं को मिला दीजिए। अब बिंदु ए को, जैसे ये बिंदु ए है, बिंदु ए को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दीजिए। बिंदु बी को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दीजिए। ऐसे इस बिंदु सी को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दीजिए। बस अब ये जो तीनों भुजाएं जहां भी कट कर रही हैं, इसी को कह देते हैं केंद्रक। बस इतना सा ये केंद्रक का कॉन्सेप्ट इतना सा है कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज में सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को हमने पॉइंट कर लिया। मध्य बिंदु हम आपको बता चुके हैं, वह बिंदु जो भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे उस भुजा का मध्य बिंदु कहलाता है। बस हमने ये मध्य बिंदु देख लिया और सामने वाले जो कोण है, जैसे ये सी कोण है तो सी को हमने इस वाले मध्य बिंदु से मिला दिया। ऐसे ही बी है, बिंदु बी को इस वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दिया। ऐसे ही ए को इस वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दिया। तो कुल मिलाकर ये तीनों भुजाएं जहां भी प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, बस इसी बिंदु को हमने केंद्रक कह दिया। इतनी सी बात है। अब आइए हम देखते हैं लंब केंद्र क्या है, लंब केंद्र क्या होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं लंब केंद्र। ये लंब केंद्र क्या बला है, अब इसको देखते हैं। अगर हमने एक त्रिभुज बनाया, ए बी और सी हमारा एक त्रिभुज है। अब अगर हम इस वाले बिंदु, जो त्रिभुज के तीन बिंदु हैं, इन त्रिभुज के तीन बिंदुओं से सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर या लंब डाल दें तो क्या होगा, ये देखते हैं। अगर हमने बिंदु बी से, इसके बिंदु बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी है। हमने क्या किया, इस वाली भुजा के ऊपर बिंदु बी से एक लंब डाला। लंब का मीन्स होता है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बिंदु सी से 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक भुजा ए बी पे डाल देंगे और बिंदु ए से हम क्या करेंगे, भुजा बी सी के ऊपर एक 90 डिग्री का रेखा खींचेंगे, मीन्स लंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे। और बस ये बिंदु, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट देती हैं, इसी को कहते हैं लंब केंद्र। इसी में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि लंब केंद्र का मीन्स होता है परपेंडिकुलर, जहां पर त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब, जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, काटते हैं, बस इसी बिंदु को कह देते हैं लंब केंद्र। छोटी सी बात है। जैसे एक बार और समझते हैं। जैसे हमारा एक त्रिभुज एबीसी है। अब हमने बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी से सम्मुख भुजाओं पर डाल दिए लंब। लंब का मीन्स होता है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन खींच दी, परपेंडिकुलर डाल दिया। और बस यही परपेंडिकुलर जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, इसी को कह देते हैं लंब केंद्र। अब आइए देखते हैं अंतः केंद्र क्या होता है। अब आइए देखते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का भी मीन्स बहुत इजी है, कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। अंतः केंद्र काफी इजी कॉन्सेप्ट है। अंतः केंद्र, अगर हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, अब अंतः केंद्र देखते हैं अंतः केंद्र क्या वाला है। सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आप इसमें तीन कोण हैं, त्रिभुज के तीन कोण हैं, कोण ए ये वाला है, कोण बी और कोण सी। अगर आप इन कोणों को दो बराबर भागों में बांटते हुए एक लाइन खींच दें, जैसे अगर मान लो सपोज कि ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण भी 60 डिग्री है और ये कोण भी 60 डिग्री, मान लिया सारे कोण 60 डिग्री हैं। अब हमने इसका आधा कर दिया। आधा करने का मीन्स एक ऐसी रेखा खींची जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, मतलब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। सेम काम हमने ये किया यहाँ पे, इसको दो बराबर भागों में बांटते हुए एक लाइन खींच दी 30 डिग्री 30 डिग्री। सेम काम यहाँ किया, इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटते हुए एक लाइन खींची 30 डिग्री 30 डिग्री। कहने का मीन्स ऐसी लाइनें जो कोणों को दो बराबर भागों में बांट दें, प्रत्येक कोण को दो बराबर भागों में बांट दें, हमने ये वाली लाइनें खींच ली। और ये तीनों लाइनें जिस बिंदु पे मिलती हैं आके, बस इसी को कहते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र इसलिए कहते हैं, अगर हम इसको किसी भी इस वाले बिंदु से, इस वाले बिंदु को सेंटर मान के, केंद्र मान के कोई भी दूरी ले लें, ये वाली ले लें, ये वाली ले लें या ये वाली ले लें, और इससे एक सर्किल खींच दें,
तो आप देखेंगे सर्किल जो है तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा और इस वाले सर्किल का जो सेंटर होगा वो यही वाला बिंदु होगा, इसीलिए इसे कहते हैं अंतः केंद्र। इसके अंदर स्थित है केंद्र। कहने का मीन्स है वे रेखाएं जो प्रत्येक कोण को समान दो बराबर भागों में बांटते हुए खींची जाती हैं, वो जहां पर मिलती हैं इसी सेंटर को बोलते हैं अंतः केंद्र। अब आइए सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा परिकेंद्र। परिकेंद्र को देखते हैं, परिकेंद्र क्या होता है। अब आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं परिकेंद्र क्या होता है। अभी हमने अंतः केंद्र देखा, अब परिकेंद्र देखते हैं। अब हमारा एक त्रिभुज है ABC, इसके 3 कोण हैं, ये सारे 3 कोण हैं। अब बिंदु कितने हैं इसमें, एक C, एक A और एक B है, ये 3 बिंदु हैं। अब हम क्या करेंगे, बिंदु A से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे और ये लंब इस वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। इसे बोलते हैं लंबार्धक। जो ऐसा लंब जो सामने वाली भुजा को आधा आधा कर दे, बराबर भागों में बांट दे, उसे कहते हैं लंबार्धक। ऐसे ही हम बी से डालेंगे जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे, और ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हैं। और बिंदु सी से सामने वाली भुजा पे डाल देंगे, ये भी ऐसा लंब डालेंगे, ऐसा परपेंडिकुलर डालेंगे, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो बस यही तीनों रेखाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं इसे परिकेंद्र कहते हैं। परि मीन्स होता है चारों तरफ या बाहर से। अब आप इसको सेंटर मानेंगे और कोई भी दूरी ले लीजिए, चाहे अगर इसको हमने O मान लिया, चाहे OC ले लीजिए, चाहे OB ले लीजिए, चाहे OA ले लीजिए। दूरी लेकर आप इसके चारों ओर अगर वृत्त खींचेंगे तो वृत्त जो है समस्त शीर्षों से होके गुजरेगा, ABC को स्पर्श करता हुआ जाएगा। अब ये वृत्त त्रिभुज के चारों तरफ है, परि मीन्स होता है चारों तरफ, तो इसीलिए इसे कहते हैं परिकेंद्र। त्रिभुज के चारों, जो त्रिभुज को चारों ओर से घेरे हुए है वृत्त, उसका जो केंद्र है इसी को परिकेंद्र कहते हैं। कहने का मीन्स है जो त्रिभुज के लंबार्धक जहां पे मिलते हैं, त्रिभुज के जो लंबार्धक होते हैं, लंबार्धक एक दूसरे को जहां पे मिलते हैं उसी को कहते हैं परिकेंद्र। अब हम आपको एक बार रिवीजन फास्ट मोड में कराते हैं। पहला हमने देखा केंद्रक। केंद्रक का मीन्स होता है, केंद्रक का अर्थ होता है माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे कहते हैं केंद्रक। और दूसरा है लंब केंद्र। लंब केंद्र का मीन्स होता है प्रत्येक त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब और जिस बिंदु पे आके मिलते हैं उसी को कहते हैं लंब केंद्र। अब हमारा तीसरा है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का मीन्स होता है, अंतः केंद्र का अर्थ होता है त्रिभुज के जो समद्विभाजक होते हैं, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, मीन्स त्रिभुज के 2 अंतः कोण होते हैं, उनको समान 2 भागों में विभाजित करते हुए जो लाइन खींची जाती है, वो लाइन जहां मिलती है उसी को कहते हैं अंतः केंद्र। और परिकेंद्र का मीन्स होता है परिकेंद्र का मीन्स हो गया त्रिभुज का प्रत्येक लंबार्धक जिस बिंदु पे आके मिलता है उसी को कहते हैं परिकेंद्र। तो अब आइए देखते हैं त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल, और त्रिभुजों के प्रकार देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज के प्रकारों को याद करना बहुत बड़ा कोई गेम नहीं है, त्रिभुज के प्रकारों को याद करना बहुत आसान है। जैसे हमने आपको बताया त्रिभुज, भुजाएं इसमें कितनी होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। बस इन भुजाओं के आधार पे अगर आप देखेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है कि अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो इस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मीन्स होता है समान भुजाएं हैं, बाहु का मीन्स भुजाएं, तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसे समबाहु त्रिभुज कह दिया। अगर तीनों भुजाएं, मान लो अगर यहाँ पे तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसी को कह देंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा प्रकार हो गया अगर इसमें मान लो कोई 2 भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हो गई, 2 भुजाएं, एक ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तीसरी अलग है, तो इसे कहते हैं द्विसमबाहु त्रिभुज हो गया। ये इसे बोलते हैं द्विसमबाहु त्रिभुज, मतलब 2 भुजाएं समान हैं तो इसे द्विसमबाहु त्रिभुज कह दिया। तीनों भुजाएं अगर बराबर नहीं है तो इसे विषमबाहु त्रिभुज कह देंगे, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसे समबाहु त्रिभुज कह देंगे। तो इसी के आधार पर ये 3 प्रकार के त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों का वर्गीकरण किया जाता है।
आइए देखते हैं अब कोणों के आधार पर वर्गीकरण जो किया जाता है। अगर एक कोण 90 अंश है, ये कोण 90 डिग्री है, तो इसे कह देते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मीन्स ये अगर कोण 90 डिग्री है तो इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, इसी को समकोण त्रिभुज बोल देते हैं। अगर एक कोण अगर अधिक कोण है, अधिक कोण का मीन्स होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से ज्यादा कोण हो उसे कहते हैं अधिक कोण। मतलब जो भी एंगल कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा उसे अधिक कोण, जो 90 डिग्री से छोटा होगा उसे न्यून कोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री का होगा उसे समकोण कहते हैं। तो ये आप देखेंगे ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो इसे कह देंगे अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अगर यही इसी तरीके से कोई त्रिभुज ऐसा बना होता और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता तो इसे न्यून कोण त्रिभुज कह देते, न्यून कोण त्रिभुज। और अगर कोई एक कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री होता तो इसे समकोण कह देते। तो कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, द्विसमबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कुल मिला के आपको रटना नहीं है, भुजाओं और कोणों के आधार पर ही ये त्रिभुजों का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का, आप उससे त्रिभुज के हर प्रकार के किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो आप उसी फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और हम उसी फॉर्मूले से हर त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल के आपको दिखाएंगे। अब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं, आप इसको ध्यान से नोट कीजिए। बस यही रामबाण फॉर्मूला है, इसी से आप त्रिभुज का कोई किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो इसी फॉर्मूले से निकलता है। हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है एस अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये एस क्या बला है, एस भी आपको समझना है। अगर मान लो कि एक हमारा त्रिभुज है ये ए बी सी, तो एस क्या बला है, एस का मीन्स हो गया अगर मान लो ये हमारी ए बी सी प्रत्येक भुजा की लंबाई है, ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर और सी सेंटीमीटर, मान लो ये भुजा की लंबाई है, तो एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मीन्स तीनों भुजाओं के लंबाई का योग ए प्लस बी प्लस सी, उसका आधा कर देंगे तो हमें एस मिल जाएगा। बस ये एस जो है यही है, तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर देंगे तो हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी। फिर बस एस की वैल्यू मिलने के बाद अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस ये वाली भुजा, एस माइनस ये वाली भुजा, एस माइनस ये वाली भुजा। आपको किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसका मिलेगा एरिया, एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। अब आइए हम इसी फॉर्मूले से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताते हैं। समबाहु का मीन्स होता है तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं ए सेंटीमीटर है। अब आप रख दीजिए इसमें एस की जगह अगर रखेंगे ए और ए अपॉन 2, कहने का मीन आएगा ये 3a अपॉन 2, एस की वैल्यू 3a अपॉन 2 आई। इस फॉर्मूले में एस की जगह रख दीजिए, एस की जगह 3a अपॉन 2 रख रहे हैं, ठीक है। एस की जगह 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 ब्रैकेट में 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2, b हमारा यहाँ पे क्या है b भी a है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो a b c तीनों बराबर हैं तो यहाँ भी a आएगा और 3a अपॉन 2 यहाँ भी a आएगा। बस ये हमारा निकल आया। अब आप देखेंगे तो ये इसको हल करने पे क्या आएगा, ये 3a अपॉन 2, 2a माइनस 3a, कुल मिला के क्या आएगा a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2, a अपॉन 2। तो ये क्या हो गया a की पावर 4 आ जाएगा, 3a की पावर 4 अपॉन में 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, अंडर रूट में है तो क्या आएगा अंडर रूट 3, ये 16 बाहर निकल आएगा 4 हो जाएगा, ये a भुजा बाहर, a की घात 4 अगर इस अंडर रूट से बाहर आएगी तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता चल गया। अब आप इजीली देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है a है, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर।
बस आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। आपको कुछ भी क्षेत्रफल निकालना है, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से निकल जाएगा √3/4, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो आएगा 25 √3/4। ईजी है, कुल मिला के बहुत ईजी है। इसी फॉर्मूले से आप हर प्रकार के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ये हमने समबाहु त्रिभुज बताया, अब हम आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसी फॉर्मूले से √S, S-A, S-B, S-C से निकाल के दिखा रहे हैं। अब हम आपको एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे ABC। अगर ये A है, ये B है, ये C है। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा C² बराबर किसके होता है, आधार का स्क्वायर B² प्लस लंब का स्क्वायर A²। बस ये होता है। तो यहाँ पे आपको बस अगर आप यही रखेंगे और S की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, A + B + C/2। अगर आप इसमें प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं, प्रैक्टिकली हम ABC की वैल्यू कुछ मान लेते हैं। इसको हम मानते हैं 4, इसको 3, ये हो गया 5। अब इसी को इसमें रखेंगे आप, तो S की वैल्यू क्या आएगी, 4, 3, 7, 5, 12/2 क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, S की वैल्यू 6 आ गई। इसको इसमें रखेंगे √6 गुणा 6 माइनस A की जगह माइनस का 3 है, इंटू 6 - 4 इंटू 6 - 5। अब आप इसे सॉल्व कर लें। √6 गुणा ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 6 × 3 = 18 दूनी 36 हो जाएगा, √ 6 आएगा। अब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब अर्थात आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इससे क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आधार है 3, ऊंचाई है 4, 4 × 3 = 12, 12 का आधा करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो कुल मिला के किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल है, वैसे आपका हर प्रकार का क्षेत्रफल हमें बता दिया है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, हमने इसी से ड्राइव किया था। तो ये आपका मास्टर फॉर्मूला है, √S × S-A, S-B, S-C। किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल हो त्रिभुज का, कैसा भी क्षेत्रफल हो, कैसा भी त्रिभुज हो, हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो दोस्तों आज हमने त्रिभुज का पूरा पोस्टमार्टम किया। अगर ये त्रिभुज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सक्सेस विस्टा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।